इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज अ फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहाँ है। आर्टिकल 123 में कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व बेसिक लिमिटेशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल। So president can issue ordinance when parliament is not in session or any of one of the house, either Lok Sabha or Rajya Sabha. राज्य सभा तो हमेशा सेशन में रहता है, लोकसभा नहीं रहता है। रिक्वायरिंग यूनियन कैबिनेट रिकमेंडेशन एंश्योरिंग ऑर्डिनेंस कैन बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट विदिन 6, ये याद रखना है, विदिन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली टू अवॉइड लैप्सिंग। यहाँ देखिए आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन ओनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो जो ऑर्डिनेंस है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसे समझना है। नाउ पावर एंड पर्पस पे आते हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट टू टेक इमीडिएट लेजिस्लेटिव। अब यहाँ देखिए 6 वीक अप्रूवल चाहिए। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विदिन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। और देखिए दिस अप्रूवल पे आते हैं तो इट सीजेस टू ऑपरेट इवन अर्लियर इफ द बोथ हाउसेज पासेस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। अब ये देखिए यहाँ जो लिमिट है यहीं से क्वेश्चन उठाया गया। द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन नॉट legislate and it cannot abridge fundamental right. So maximum duration possible ordinance 6 months 6 week if not approved by parliament. अब यहाँ जुडिशियल रिव्यू पे आते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड फ्रीक्वेंट मिसयूज कैन लीड टू कंसर्न अबाउट बाईपासिंग द लेजिस्लेचर। अब गवर्नर पावर पर सिमिलर पावर इज ग्रांटेड टू गवर्नर ऑफ a state under article 213. तो बैक टू आवर क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, तो ये करेक्ट है। एंड ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज अ फंडामेंटल राइट, ये गलत है। एंड ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, तो ये सही है। टू को एलिमिनेट करते हैं हम लोग तो आंसर यहाँ से भी निकल के आता है। और ये जो है ये अंडर आर्टिकल 13(2) के अंदर इसे बताया गया है कि प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज दैट इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनेंस कैन नॉट वायलेट देम। सो ऑर्डिनेंस कैन नॉट वायलेट देम। 52 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अरुणाचल प्रदेश है और इसका डिस्क्रिप्शन दिया था कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, ईटानगर फोर्ट, एंड स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नागालैंड, द स्टेट केम इनटू इफेक्ट existence on the basis of Constitutional Amendment Act. And third is Tripura, initially Part C state, it became a centrally administered territory with reorganization of state in 1956. Later attained full-fledged state. तो इस तीनों स्टेट को देखते हैं हम लोग। तो अरुणाचल प्रदेश में लोग देख सकते हैं कैपिटल इसका ईटानगर एंड इसका लार्जेस्ट सिटी है। फॉर्मेशन इसका है 1972 में एंड गेट अगेन स्टेटहुड 1987। इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है भूटान, चाइना एंड म्यांमार के साथ। तो नागालैंड को देखते हैं। इन आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947, नागा टेरिटरी इनिशियली रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ असम। स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगन seeking a political union of the Naga tribes and extremists. So Nagaland achieved statehood in 1963 and democratically elected government took office in 1964. So it is bounded by Arunachal and Nagaland has monsoonal wet dry climate. Capital is Kohima. Forest cover ये सब। Konyaks are the largest tribe followed by Os, तंगुल, सीमाज, अंगामीज, ये न्यूज में हमेशा रहते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया देखते थे ये है शिंगपान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल is held every year from 1 to 10 December in Nagaland. The significance of festival lies in the fact that it is not an ancient festival and it was started in the year 2000 to popularize Nagaland among the tourists. So this much for Nagaland. So after independence, princely state of Tripura was merged with the Union of India 15 October 1949. टेरिटरी इन यूटी कब बनता है 1 जुलाई 1963 में एंड अटेंड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट ऑन 21 जनवरी 1972। तो ये कुछ त्रिपुरा के बारे में हो गया। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो पेयर है एक्चुअली ये गलत है। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं हुआ है, ये सही है। फोर्ट ईटानगर फोर्ट पे और हैज 2 नेशनल पार्क। और त्रिपुरा ये सही है। इनिशियली पार्ट सी ऑफ स्टेट बिकम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद यूनाइटेड स्टेट 1956 एंड लेटर अटेंड स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। तो इसका आंसर है करेक्टली मैच का ओनली 2।
53 पे आते हैं, रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग द इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द एबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, तो तीनों को देखते हैं। Union cabinet देखिए इंटर ministers, स्टेट काउंसिल all जो है working to वो discuss एक common रिकमेंडेटरी interests. बॉडी है एस्टैब्लिश अंडर इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 263। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज एंड एक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर and includes Chief Minister of all states, Chief Minister of Union Territory, Legislature, Administration of other duty, and 6 Union Cabinet Ministers nominated by Prime Minister. Union Cabinet nominated by Prime Minister. Primary function is to discuss and investigate subjects of common interest between Union and states to promote better coordination. Function and composition देखते हैं, recommendatory body है council. Member ये आप देख सकते चीफ मिनिस्टर है, 6 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. Governors of state under president rule are also member. Establishment presidential order on the basis of Article 263 of Constitution. A standing committee was set up to provide continuous consultation and process matters of the council, and the Home Minister chairs this committee. तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हम लोग देख सकते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और ये बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1998 में विद ब्रजेश मिश्रा एज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. और अभी हमारे हैं अजीत डोभाल. इसको देखते हैं. बिसाइड्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आर मेंबर्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो ये पॉइंट ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यहाँ पे लोग उतना नहीं सोचते कि यहाँ नीति आयोग का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. फाइनेंस भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, डिफेंस भी है. So under the revamped National Security Council Secretariat 2024 में the post of additional National Security Advisor was filled up in the National Security Council Secretariat, which was vacant till now. This move now frees up to the NSA from task of internal security management and threat analysis will from now be looked upon by additional NSA and sparing the NSA directly assist the Prime Minister office in the ये security challenges. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो चेयरमैन है अजीत डोभाल है, और ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है. फिर यहाँ देखिए वाइस चेयरमैन है नीति आयोग का सुमन बेरी, कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन आईएएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, आर्मी स्टाफ है, नेवल स्टाफ है, एयर स्टाफ है, रिजर्व बैंक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा भी है. देख सकते हैं काफ़ी सेक्रेटरी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पराग जैन जो है आईपीएस. तो ये सारे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है. और फर्स्ट जो थे ये थे ब्रजेश मिश्रा, मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस, और 1998 में बनता है. और बाय द ये देख सकते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ द कंट्री, ये फिर रिव्यू होता है. जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी हो गया हमारा. तो 1998 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट सरदार पटेल भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली में है. एजेंसी एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं, अजीत कुमार डोभाल है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है. ये लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी चीफ मिलिट्री एडवाइजर. और ये सब कुछ हमारे चाइल्ड एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी लॉ डिवीजन. Established by the States Reorganization Act of 1956, there are 5 councils: Northern, Central, Eastern, Western and Southern, each led by the Union Home Minister. Cooperation among states on economic, social and security matter. अभी there are 5 zonal council है, Northern, Central, Eastern, Western and Southern. और इसको हेड कौन करते हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर करते हैं. They discuss the common interest and make recommendation, but the decisions are not binding. Important to note, not binding. यहाँ देखिए चेयरमैन हो गए 5 जनरल काउंसिल. वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ऑफ द वन मेंबर ऑफ स्टेट सर्व एज द वाइस चेयरमैन ऑफ रैशनल रोटेशनल बेसिस पे होता है. मेंबर चीफ मिनिस्टर, एलजी गवर्नर जो भी है, स्टैंडिंग कमेटी. ये हो गया कोऑपरेटिव. तो पर्पस फंक्शन क्या है, कोऑपरेटिव वर्किंग, नेशनल इंटीग्रेशन, सबको मिला के चलना है. एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, एक सोशल प्लानिंग होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा. तो ये पांचों जो है हमारा वो देख सकते हैं हम लोग. नॉर्दर्न में है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़. सेंट्रल में है हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश. ईस्टर्न में है बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. तो बिहार किस में आता है, ईस्टर्न में आता है. वेस्ट बंगाल किस में आता है, ईस्टर्न में आता है. झारखंड एंड उड़ीसा नाउ वेस्टर्न में आता है. गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली. और सदर्न में आते हैं आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. तो ये रहा. हेड कौन करता है, होम मिनिस्टर.
or this is not a constitutional body, and its report are not binding and recommendation are not binding. तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सिर्फ यही जो है आर्टिकल 263 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अदरवाइज दिस इज नॉट, एंड दिस बीइंग आल्सो एलिमिनेटेड। तो इसका आंसर होना चाहिए ओनली 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली, मतलब कि एक्सप्लिसिटली मतलब होता है आप पूरी अच्छी तरह से कहीं लिखा हुआ हो, नॉट इन्फ्रेंस निकालने। मेंशन दैट इन सर्टेन स्फीयर द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट्स इन हीज हर ओन डिस्क्रिप्शन, तो ये शायद सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हीज और हर ओन रिजर्व अ बिल passed by the state legislature for his her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। तो इसको समझते हैं। तो हमारे संविधान में गवर्नर को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो दो तरह का डिस्क्रिशनरी पावर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल को देखते हैं, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन एक्ट एट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग इंस्टेंस व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर कैन डिसाइड ऑन देयर ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर सेकंड है, व्हेन ही हैज रिकमेंडेड फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ही कैन एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। When he is given an additional charge as the administrator of UT, he can take action at his own discretion. And when he has to determine the amount payable by the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to an autonomous tribal district council as royalty accruing from licenses for mineral exploration. So, fifth है, when he calls upon the chief minister to seek information regarding administrative and legislative affair. अब देखिए सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन क्या है गवर्नर का। तो पहले है ही व्हेन ही हैज टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी और during hung assembly, or when the incumbent dies in the office, or when he dismisses the council of minister on an inability to prove confidence in the state legislative assembly, when he dissolves the state legislative assembly on time when it loses its majority. So other situation पे आते हैं, ये सब है। तो की टेक अवे क्या है, तो गवर्नर डिस्क्रिप्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और देयर कैन बी सेम गवर्नर फॉर 2 and more states प्रोवाइडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, and governor is not binded by the advice of council of minister when there is any action taken at his discretion। तो अपने प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को हम देखते हैं। सबसे पहले अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा, dissolving Lok Sabha, can dissolve Lok Sabha on the advice of Prime Minister, dismissing minister, dismiss and the advice of Prime Minister, sending bills back to reconsideration, bill back Parliament for reconstruction, pardoning power, the President power of pardon extends to federal offence and sentence by military court including death sentence, while the Governor is limited to state laws। तो ये देखते हैं कि डिफरेंसेस जो है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे डिस्क्रिप्शन ड्राइव फ्रॉम एक्सिजेंसी of political situation and there is no explicit provision of for discretionary power, और यहाँ जो गवर्नर के पास जो होता है वो सच एज रिजर्विंग बिल, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल, ये स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी पावर आउटलाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर में कवर्स फेडरल ऑफेंसेस, मिलिट्री कोर्ट सेंटेंसेस एंड डेथ सेंटेंसेस, एंड दीज आर इन केस ऑफ गवर्नर लिमिटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लॉज। और रिजर्विंग बिल्स, नो स्पेसिफिक पावर टू रिजर्व बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता है, और यहाँ गवर्नर का देखते हैं हैज द पावर टू रिजर्व बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, तो इनके पास है। नाउ अपॉइंटिंग पीएम appoints the prime minister in situation of political uncertainty and appoints the chief minister with discretion in hung parliament। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये गलत हो जाता है क्योंकि ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, तो इसका आंसर होगा ओनली ए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफी मुझे लगता है सिंपल पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन दिस पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, तो ये आपका आर्टिकल 50 के अंदर आता है डीपीएसपी में, तो दिस बीइंग करेक्ट। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी करेक्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, ये शायद आपका आर्टिकल 24 में है, फंडामेंटल राइट, तो इसका आंसर ऑल द 3 होगा। 56 को देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन स्टेट इज डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल, तो 5th शेड्यूल में क्या हो सकता है, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस
on the recommendation of the governor. तो यहाँ हम लोग समझते हैं जब भी कोई एरिया फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ट्रांसफर होता है तो जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोविजन टू protect tribal interest. So with the governor having significant power, including the ability to make and modify laws for the areas, peace and good governance. तो सबसे पहला की consequences क्या होता है इस चीज को समझना है कि जो ट्राइबल लैंड होता है उसको आप सेल ऑफ नहीं कर सकते हैं टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो इसका सबसे अगर अगर ये QIQ है इसमें भी ये चीज पूछा गया हुआ था तो उसका जो एग्जैक्टली जो आंसर था वो था प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल एंड क्रिएटिंग अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स इज एग्जीक्यूटिव पावर। तो इस चीज को समझना है कि एक स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपना टोटली अपना एग्जीक्यूटिव पावर को लूज नहीं करता है बट विथ एडिशनल ओवरसाइट फ्रॉम द गवर्नर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक ट्राइबल एस्पेक्ट। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, देखते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ का। तो गवर्नर स्पेशल पावर क्या है? द गवर्नर कैन डायरेक्ट सर्टेन लॉज पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू दैट एरिया, और तो ये गवर्नर के पास वो पावर चला जाएगा उस एरिया का। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होता है तो यूजुअली एस्टैब्लिश्ड टू एडवाइज द गवर्नर ऑन मैटर्स ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट ओवरसाइट क्या होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर को स्टेट गवर्नमेंट लूज नहीं कर रहा है, इस चीज को समझना, यही क्वेश्चन पूछा है। बट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एंड ओवरसाइट ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर पास जा रहा है लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टेट के पास है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है वहां पे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल, देखिए एज्यूम्स डज नॉट एज्यूम टोटल कंट्रोल ओवर रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं आता है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा, आपका पूरा पावर छीन नहीं रहा है। अब लोकल गवर्नेंस पे आते हैं तो लोकल बॉडी डू नॉट एज्यूम टोटल कंट्रोल, इनके पास भी टोटल कंट्रोल नहीं आएगा ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एज द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल दो विद स्पेशल प्रोविजन। सो लैंड एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन पे आता है तो लैंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, रेगुलेशन कैन बी मेड टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एरिया, प्रिवेंटिंग लैंड फ्रॉम पासिंग टू नॉन ट्राइबल पीपल। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं कि आर्टिकल 35A को चेंज किया गया क्योंकि नॉन ट्राइबल पीपल को दिया जाए। नाउ रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग है, द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन टू कंट्रोल द मनी लेंडिंग एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट ट्राइबल मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। लैंड अलॉटमेंट में आता है द गवर्नर कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द एरिया। तो ये रहा अपना फिफ्थ शेड्यूल एरिया का कुछ की प्रोविजन। इस क्वेश्चन को देखते हैं 57। उससे पहले यहाँ हम लोग देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस द एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये गलत है। यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर द सर्टेन अंडर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा नीदर वन नॉर टू। तो ये काफी डीप था। अब आते 57 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन है और यूनियन मिनिस्ट्री है। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ये किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है? क्वायर बोर्ड एंड नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। तो इस तीनों को समझते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं मिनिस्ट्री, इनका जो ऑफिशियल साइट है उस पर, और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड को देखते हैं कि इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज इंडिया पोटेंशियल टू राइज टू ग्लोबल एमिनेंस फील्ड ऑटोमेटिव इनोवेशन, ठीक है। तो द नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट इन अक्टूबर 2012 में ही बना था। तो देखिए आगे चल के अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग, तो अगर यहाँ पे हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है तो ये समझ सकते हैं कि 2012 का है, आगे चल के यही क्वेश्चन बनेगा और इसको क्रोनोलॉजी में डाल दिया जा सकता है। तो 2012 में ये आपका नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड बना है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में। अब यहाँ देख सकते हैं कि NAB shall be operating agency for the implementation of FAME India scheme, including disbursement of funds for various component. Accordingly, one line demand incentive delivery mechanism is placed to this for demand incentive of, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आ गया। तो हम लोग आ चुके हैं PIB के रिपोर्ट पे, और यहाँ देखिए कोर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज अंडर कोर इंडस्ट्री एक्ट 1953, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोर इंडस्ट्री इन द कंट्री, द फंक्शन ऑफ बोर्ड इज लेड डाउन अंडर एक्ट। और ये आपका आता है MSME के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर बोर्ड इज कोर हाउस MG रोड कोची केरला। तो ये कहाँ पे? केरला में है इसका हेडक्वार्टर, इसे समझना है केरला। ये आप आगे चल के देख सकते हैं कि भी स्टेट पीसीएस में आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो केरला में है। अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा हम लोग कोर इंडस्ट्री एक्ट है बाय कोर बोर्ड अंडर सच प्रोग्राम इंक्लूडिंग रिसर्च डेवलपमेंट, तो sustains more than 7 lakh of core worker, predominantly women in different states of the country, estimated around 80% of workforce industry, 1946 registered core exporter of country। ये आपका आ चुका है, यहाँ पे देखिए core pith used for save water, geo textile used to save soil, wood used to save trees and forest। तो इसका काफी यूजेस है। तो हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल साइट पे, इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। और ये देखिए ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है आपका?
ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यही कहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ देख सकते हैं ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो कमिंग बैक टू, तो ये जो है नेशनल बोर्ड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये जो है इसमें आएगा कोर बोर्ड आएगा आपको एमएसएमई में, और नेशनल ये आएगा इसमें, तो ये तीनों मिसमैच है, तो इसका आंसर होगा नन। 58 पे आते हैं, यहाँ है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। तो ये आपका जो सोर्स है लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन आया हुआ है अमेंडमेंट वाला। इसका देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट with respect to which of the above ratification by the legislature of the not less than one half of the state is required before presenting the bills to the President of India for assent। तो जो हमारा 3 तरह का जो सीक्वेंस है उसको समझते हैं। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पूरा ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर इंडिया में हमारे इंडियन पॉलिटी में उसको समझना होगा। सबसे पहले जो आर्टिकल 368 आता है पार्ट 20 में आता है, जो कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले 3 तरह का अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है। एक होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें प्रेसिडेंट बाउंड टू गिव असेंट, नॉट विथहोल्ड, कैन नॉट सेंड बैक रिकंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन नेम, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिटीजनशिप, कोरम, 2nd, 5th and 6th शेड्यूल अमेंडमेंट, नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट, डिलिमिटेशन इज ऑल्सो अंडर सिंपल मेजॉरिटी, यूटी हो गया, सिटीजन हो गया, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो सिंपल। नो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट में आता है जिसमें 2/3 प्रेजेंट वोटिंग शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो इसमें अपना है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी और ऑल अदर प्रोविजन नॉट इन 1st and 3rd शेड्यूल। अब इसमें आते हैं हम लोग बाई, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाई स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो ये देखते हैं रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिटी, नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। तो इसमें सबसे पहले इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, शेड्यूल अपना है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड 7th शेड्यूल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जीएसटी काउंसिल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड इट्स प्रोसीजर इटसेल्फ। तो वहां हम लोग देखा यूनियन जो लिस्ट है 7th शेड्यूल, ये आपका तो आता है 3rd में, इसमें की रेटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स का, इसमें भी है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ये भी है, इसमें भी हाफ चाहिए। लेकिन कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस ये तो मेंशन था ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो 58 का जो है जो आंसर होगा हमारा वो है ओनली 1 and 2। और ये होता है आपका बाई पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी अलोन। 59 को देखते हैं विद रेफरेंस टू द पॉलिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस, ये शायद करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी करेक्ट है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, तो ये भी शायद करेक्ट है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 161. This includes protection from arrest. Similarly, members of parliament have immunity for their parliamentary actions as per Articles 105 and 194. However, this immunity isn't complete. It doesn't cover bribery, for example. Including protection from criminal proceeding and arrest during their term. MPs have immunity from court proceeding for things said or votes cast in the parliament. अगर ये नहीं दिया है तो ये तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा कि इनको बोलने का हक ही नहीं है, तो ये वहां से तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। एज पर आर्टिकल 105 एंड 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, तो इस आर्टिकल को हमें याद रखना है। आर्टिकल 361 यहाँ पे है और यहाँ आर्टिकल 105 है, 194 है। हाउएवर दिस इम्यूनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल नीदर गवर्नर नॉर एमपीज हैव इम्यूनिटी टू ब्राइबरी एंड सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट गवर्नर फॉर पर्सनल एक्ट आफ्टर 2 month नोटिस। तो ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक इसे हमें समझना है, क्योंकि देखिए आपको सिविल मिल रहा है, आपको क्रिमिनल नहीं मिल रहा है। एंड सिविल प्रोसीडिंग देखिए गवर्नर कैन एमपी हैव इम्यूनिटी फॉर ब्राइबरी एंड सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट गवर्नर फॉर पर्सनल एक्ट आफ्टर 2 महीने के नोटिस के बाद आप दे सकते हैं। तो ऑफिशियल एक्ट पे देखते हैं गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। criminal proceeding, no criminal proceeding can be instituted or constituted against them during their term of office. Arrest, no process for the arrest or imprisonment can be issued for any court during their term in office.
तो ये नहीं हो सकता है सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड। अच्छा, तो ये क्रिमिनल कुछ भी क्रिमिनल जो भी है उससे इम्यून है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग इनके ऊपर हो सकता है फॉर एक्ट्स डन इन पर्सनल कैपेसिटी बट ओनली आफ्टर 2 मंथ रिटन नोटिस हैज बीन गिवन। तो इस चीज को बार बार समझिएगा, 2 मंथ के नोटिस के बाद ही किया जा सकता है। लिमिट्स क्या है? द इम्यूनिटी इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर टर्म, दे कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग आफ्टर देयर टर्म एक्सपायर। तो जैसे कि मनमोहन सिंह के ऊपर केस होने का बात हो रहा था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसा ही है। ब्राइबरी है, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इम्यूनिटी डज नॉट एक्सटेंड टू केस ऑफ ब्राइबरी इवन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आप ब्राइबरी लेकर आप अगर वोट कर रहे हैं तो आप पे केस हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग आपके ऊपर हो सकता है। अब इम्यूनिटी फॉर एमपीज देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो एमपीज हैव इम्यूनिटी फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग सेड और डन इन वोट गिवन टू पार्लियामेंट ऑफ इट्स कमिटी। अदर प्रिविलेज क्या है? आर्टिकल 105 empowers parliament to define other privilege by law. Bribery MP does not have immunity from prosecution for taking bribes. जैसे कि ब्राइब्स लेके ये लोग वोट कर देते हैं, कोई भी बिल को आगे बढ़ा देते हैं। नो लिमिट्स द इम्यूनिटी फॉर स्पीसीज एंड वोट्स डज नॉट एक्सटेंड टू केसेस लाइक ब्राइबरी और अदर क्रिमिनल एक्ट्स। तो बैक टू अवर क्वेश्चन, तो ये सारा जो स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट, और यहाँ हम लोग मेंशन कर लेते हैं आर्टिकल 361 और यहाँ है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 105 एंड 191। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें अभी तक यही, वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।